आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 57 जो कि आपकी 18 नवंबर के लिए बनाई गई है। और न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया है चैप्टर लाइट में, वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था बच्चों, ठीक है। और रिफ्लेक्शन किस में पढ़ा था? मिरर में। आपने कर्व मिरर लिए थे, स्फेरिकल मिरर, उसमें आपने कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स में रिफ्लेक्शन पढ़ा। बट इन दिस वर्कशीट वी विल स्टडी अबाउट द रिफ्रैक्शन। तो जैसे रिफ्रैक्शन की बात होती है, व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, दोनों में, रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। वो ये कि जब लाइट रे बेंड करती है, व्हेन इट एंटर्स ओब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। अब यहाँ पर जो बात आई वो मीडियम की आई कि सपोज आप देखते हैं एक प्रैक्टिकल बहुत अच्छा सा कि गिलास है, कांच का गिलास है ये, ओके। इसमें पानी है और आपने एक स्पून इसमें डिप कर दी। तो जब आप स्पून को देखते हैं, ये डायग्राम को, तो आपको थोड़ी टिल्टेड, जो उसकी पोजीशन एक्चुअली होती है, आपको लगता है वो थोड़ी टेढ़ी सी आपको दिखाई देती है। एक्चुअली में आपको इमेज कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो ये क्या है? ये इसका जो रीज़न है वो रिफ्रैक्शन ही है लाइट का। क्योंकि जो आप देखते हैं, आप तो एयर में से देख रहे हैं और वहाँ स्पून किस में पड़ी है? उस वाटर के अंदर पड़ी है। तो दोनों मीडियम चेंज हो गए ना बच्चों, लाइट के ट्रेवलिंग के, है ना। यहाँ पे जो आपकी लाइट है वो एयर से किस में गई? वाटर में गई। और किसके थ्रू? ये आप देख किसके, यहाँ पर ये ग्लास भी था, इसके थ्रू, ठीक है। तो चेंज हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एंड दिस इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। ये किस कारण हुआ? रिफ्रैक्शन के कारण हुआ, ओके। अब आप देखिए इस ग्लास स्लैब का, ये प्रैक्टिकल में भी हम करके देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये देखो, ये ग्लास स्लैब है, 3 ऐसे करके होता है, मीन्स आपको 3D में मिलेगा। आपने देखा होगा लैब के अंदर रखा हुआ इस तरह से ग्लास का स्लैब, ये कांच का बना हुआ है एक। इसमें हम एक बड़े चॉल पिन्स लगा कर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमने कहाँ पर प्लेस की थी, फाइनली हमें कहाँ पर मिली। ठीक है बेटा। तो ये देखिए, इसको मैं समझाती हूँ यहाँ से कि जब कोई भी लाइट रे, इंसिडेंट रे है, ये फॉल करती है, तो ये पहले यहाँ पर, ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ओके। तो यहाँ पे जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये देखिए ये वाला एंगल ऑफ क्या हुआ, जो हमें बाद में मिला रिफ्रैक्टेड रे का, ओके। तो इन दोनों एंगल्स में कुछ डिफरेंस है। अब ये जो बाद में हमारी आई तो यहाँ पर है, आई हमारी यहाँ पर प्लेस्ड है, यहाँ से हम देख रहे हैं, है ना। तो जब हमने यहाँ से देखा, ये आई होगी, यहाँ से आप देख रहे हैं, तो मीडियम देखो, पहले एयर से वो ग्लास में गई, फिर ग्लास से आप फिर एयर में वापस आई, तो फिर से वो लाइट रे का एंगल यहाँ पर चेंज हो गया। तो इट मीन्स ये एंगल क्यों चेंज हुआ है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मीडियम। तो लाइट रे जब एयर से दूसरे मीडियम में गई है, देखो ये पास, ये एंगल ज़्यादा था, ये कम हो गया। तो ये वाला जो मीडियम है एयर वाला, इसे हम कहते हैं रेयर मीडियम, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स दूर दूर हैं। और जो ग्लास वाला, कांच का जो बना हुआ आपका स्लैब था जिसमें से निकलकर लाइट रे गई, वो है डेंसर मीडियम, ग्लास वाला। तो यहाँ पर कोई भी अगर लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है, तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, एंगल उसका शॉर्ट हो जाता है। इसी तरह से वाइस वर्सा होगा, अपोजिट हो जाएगा, कि जब वो डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, यहाँ पर टूवर्ड्स द नॉर्मल है, एंगल ही ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसकी स्पीड इसके अंदर कम है और यहाँ पर उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो इसको यहाँ से पढ़ते हैं, ये लॉ निकल कर आया रिफ्रैक्शन का कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ एमर्जेंट। ये एमर्जेंट एंगल इंसिडेंट एंगल के बराबर होगा, रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं होगा। ये इंसिडेंट था, ये एमर्जेंट है, ये बराबर हैं, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये रिफ्रैक्शन वाला एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर तो मीडियम चेंज हो गया। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है लाइट का, इट डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, इसको हम अभी स्टडी करेंगे, एंड द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, कि थिकनेस क्या था ग्लास स्लैब का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, उस पर डिपेंड करेगा ये। तो यहाँ से बनी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लॉ इन द
सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों एक प्लेन में लाई करते हैं, दे लाई इन द सेम प्लेन। द रेशियो और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of media and color of light. This is called Snell's law. ये बहुत इंपॉर्टेंट है Snell's law, ये आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में करने के लिए आता है, इसलिए आपको ये लॉ याद होना चाहिए। Snell's law के अकॉर्डिंग साइन आई इज अपॉन साइन आर इज ए कॉन्स्टेंट। आई वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इनका रेशो कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, ये एंगल तो डिफरेंट थे लेकिन इनका रेशो एक पर्टिकुलर मीडिया के लिए, जैसे कि सपोज ग्लास से एयर लेते हैं, है ना, ग्लास से लाइट रे एयर में गई, तो इसका रेशो इस मीडिया के लिए कांस्टेंट रहेगा, जो है वो रहेगा हमेशा। ओके, इसी तरह से अगर एयर से वाटर है तो मीडिया उसके लिए कांस्टेंट रहेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। उस n को हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा था, यहाँ पर जो कांस्टेंट निकल कर आया इसमें। ओके, ये स्नेल ने बताया इसलिए हम इसको स्नेल्स लॉ कहते हैं। इसको बड़ा कर लें। अब देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द रेशियो इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। टू गिवन मीडिया, मीडियम हैविंग हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द ऑप्टिकली डेंसर एंड द मीडियम हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ये मैंने अभी आपको बताया भी था। व्हेन लाइट एंटर्स ओब्लिकली फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे आपने देखा कि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही थी, रेयर मीडियम, ये डेंसर, तो बेंड्स टुवर्ड्स था, ये एंगल कम हो गया ना, टुवर्ड्स का मतलब एंगल शॉर्ट होता जाएगा, इसकी तरफ झुक रही है ये नॉर्मल की तरफ, है ना। और अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब होता है कि उससे अलग जा रही है, दूर जा रही है, जैसे कि इस केस में होता है when light ray enter from optically denser medium to rare medium, it bends away from the normal. Refractive index of the diamond is highest until date, that is 2.42, के हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ऊपर हम किसका रखते हैं, सबसे मीडियम 1 अपॉन मीडियम 2। ठीक है, तो 2.42 कैसे आया? अगर ऊपर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो n हमेशा ज़्यादा हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो हमें मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 इन केस ऑफ डायमंड। अब क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड सी, ये आपको दे रखा है सी मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप निकालेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास निकालना है, तो आपने सी की वैल्यू सी अपॉन बी कर दिया यहाँ पर, एन आप फाइंड कर सकते हैं, सी की वैल्यू गिवन है, वी की वैल्यू आप स्पीड यहाँ पर आपको लाइट दे रखी है, निकालने के लिए फाइंड करनी है, और इंडेक्स आपको 1.5 दे रखा है। तो फार्मूला था एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, तो सी आपने 3 × 10⁸ पुट करा, एंड वी आपको फाइंड करना है, एन की वैल्यू 1.5 है, तो वी को इधर ले गए और 1.5 को नीचे ले, तो हमारी वैल्यू आ रही थी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5, 1.5 का कैंसिल करा 0, तो 15 से कट गया, 15 to the 30, 2 × 10⁸ आपकी वैल्यू आ जाती है निकल कर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, क्लियर। अभी देखिए नेक्स्ट, राइट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वो आप यहाँ से लिख देंगे, रिफ्रैक्शन के लॉ ये दे रखे हैं आपको दोनों लॉ। उसके बाद में ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास। लेबल डायग्राम आप यहाँ से बहुत अच्छा नीटली बना लेंगे, बुक में भी आपके समझाया हुआ है। इसको बिल्कुल लेबलिंग का मतलब एग्जैक्ट पोजीशन दिखा के बिल्कुल स्ट्रेट की एंगल ऑफ परपेंडिकुलर पर 90 डिग्री पर होना चाहिए, इसका एंगल इस एंगल के बराबर आना चाहिए, इस तरह से आप बिल्कुल ठीक बनाएंगे, जिससे फुल मार्क्स मिले पेपर में भी अगर आता है तो, और ध्यान से करना है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस हो गए हैं और ये आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब आप इसको ध्यान से पढ़ के क्वेश्चंस कर लीजिए। थैंक यू बेटा।